हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज फिर से हम लोग साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हुए आज इसका हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। इस पूरे सीरीज में आपको उस तरह के ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और उन पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस को मैं एक एक करके डील करता हूँ ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए। ओके, ये जो सीरीज है आपको एसएससी, आगे आने वाली रेलवे की जो वैकेंसी है एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की, ये अपकमिंग वैकेंसी लगभग 1,30,000 अभी आने वाली है एज पर गवर्नमेंट डेटा। साथ साथ बीपीएससी 68 और 69 दोनों का अनाउंसमेंट हो चुका है, उनमें भी ये सारे क्वेश्चन आएंगे। और बीएसएससी और एनडीए, इन सारे एग्जाम्स मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें साइंस सेक्शन ने दिया है तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। तो चलिए आज की तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 30 SI 14। पहले तो आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा ये है क्या। तो देखिए, ये जो है सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है ऐसा मतलब 14 और इसका एटॉमिक मास होता है 30। फिर इधर है फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और एटॉमिक मास होता है 31। और ये है आपका सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास होता है 32। आपसे पूछ रहा है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो इन सब में आप देखिएगा, आपको हमने जो पहला वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए कि इनका नंबर कैसे आप निकालते हैं। देखिए, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जब एटॉमिक मास दिया हुआ है, जैसे एटॉमिक मास सल्फर का दिया हुआ है, सल्फर S16 और एटॉमिक मास इसका 32 दिया हुआ है, तो 16 जो है यही होता है किसका नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इसमें लगभग मतलब दोनों इसमें बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। लेकिन जब हमें न्यूट्रॉन निकालना होता है तो इस एटॉमिक मास में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटाते हैं, जो बच जाता है वही हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो 32 में से यदि आप 16 घटाएंगे तो 16 आपको क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो इसमें 16 हो गए न्यूट्रॉन। उस तरह से इधर आते हैं फास्फोरस में। फास्फोरस में 31 है आपका मास और 15 है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, घटाते हैं तो फिर भी यहाँ पे कितना आता है 16। और सिलिकॉन में आते हैं तो ये 30 है एटॉमिक मास, इसमें 14 आपके प्रोटॉन है, घटाएंगे तो 16, इसमें भी क्या आएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे। यानी कि इन तीनों एलिमेंट्स में आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो बराबर मिल रही है। तो ये क्या हो सकते हैं आपस में, ये तीनों तत्व जो है उसको क्या कहेंगे, तीनों तत्वों को हम आइसोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोन। आइसोटोन को हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्यों भाई आइसोटोन किसको कहते हैं ये पहले आप जान लीजिए। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, यानी कि कितने भी तत्व हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, जितने हो या 2 हो, उनमें यदि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो इनको हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर प्लस डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। एटॉमिक नंबर भी उनका डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए एटॉमिक नंबर इसका 16 है, इसका 15 है, इसका 14 है। और लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। वैसे सारे तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। हिंदी में कहें तो सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्लियर। इसके पहले आपने 2 वीडियोज में पढ़ा होगा संभारिक और सम, मतलब आइसोटोन, आइसो बार हमने बता दिया और आइसोमर बता दिया है। आगे और भी जो क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं क्या करके आपको डील करते जाऊंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हमारी आंखें जो हैं, ह्यूमन आई, इसके रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो जो प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंखों के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो रियल बनता है। रियल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एक काल्पनिक और एक वास्तविक। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो क्या बनता है, उल्टा बनता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी आपका सिर नीचे और पैर ऊपर बनता है। लेकिन वो तो आप थैंक यू कहिए किसको, आपके नर्व को, कि वो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड तक और यहाँ जाके बाद उसको ठीक किया जाता है और इमेजिन किया जाता है कि 3D में इंसान ऐसा दिख रहा होगा, इतना मोटा, ताजा, लंबा, छोटा, ऐसा जो भी है। समझ रहे हैं। वरना आपकी आंखें जो हैं वो आपको कैसे दिखा रही हैं, उल्टा दिखा रही हैं और साथ साथ रियल दिखा रही हैं। ठीक है, रियल इमेज दिखाती है वही पर्दे पे बनता है। कभी भी वर्चुअल इमेज पर्दे पे नहीं बनता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन आई को समझेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर वाला, ये है लेंस। ये क्या है, लेंस। आंखों में लेंस होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और इसको लेंस को टांग के कौन रखता है,
इसको जो टांग के रखती है उनका नाम होता है सिलियरी मसल्स। ये 6 जोड़ी होती हैं, ठीक है। सिलियरी मसल्स इस लेंस को टांग के रखती हैं, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ये सिलियरी मसल्स जो हैं ये काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इस कारण से ये जब नज़दीक से किसी को देखना होता है तो ये लेंस को खींच करके पतला कर देती हैं, जब दूर देखना होता है तो लेंस को खींच करके मोटा कर देती हैं। तो ये खींचने का काम इनका होता है, सिकोड़ने का। ये धीरे धीरे अपने काम को बंद कर देते हैं, तो हमें ज़्यादा दुर्दशा नाम का बीमारी हो जाता है। अब देखिए लेंस और ये जो आपका दिख रहा है भाग, जिसको कॉर्निया कहते हैं, जब आप आंख दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो आप सिर्फ कॉर्निया दान कर रहे होते हैं, ना कि पूरा झोझे आंख पूरा उठा के नहीं निकाला जाता है, सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है। तो ये कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग कौन सा द्रव? एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस से लेके रेटिना के बीच में, यहाँ पे रेटिना है, इसके बीच में ये द्रव भरा हुआ है पूरा बड़ा सा एरिया में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। कौन सा ह्यूमर कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर। और ये देखिए यहाँ से जुड़े हुए ऑप्टिक नर्व्स, यही जाती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक। ये है रेटिना जहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बनता है। ये हमने कॉर्निया बता दिया। ये रहा आइरिस। आइरिस जो है ये डिसाइड करता है कितना प्रकाश आपके आंखों में जाना चाहिए। क्लियर? तो हमने सारे चीज़ों के बारे में लगभग आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अब श्रव्य परिसर क्या होता है? ऑडिबल रेंज, जितना तक आप सुन के सह सकते हो, उसमें ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि जो है एक तरह का तरंग है, ठीक है। अब तरंगे 2 तरह की, कौन कौन सी? एक होता है मतलब अनुदैर्घ्य तरंग, और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अनुप्रस्थ आपको हिंदी में ही बताते हैं। अनुप्रस्थ यदि कहते हैं तो इसमें देखिए प्र शब्द आया तो प्रस्थ, और यहां से प्र से प्रकाश, यानी कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि ऐसे लिखते हैं, ध्वनि, और इसमें है अनुदैर्घ्य, अनु द ध ऐसे करके होता है। तो इसमें देखिए ध आया और इधर ध है, तो इससे आप याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग जो है ये ध्वनि तरंग का उदाहरण, मतलब ध्वनि तरंग जो है ये एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, और प्रकाश तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ये दोनों क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगें होती हैं, इनकी आवृत्ति क्या होती है? अच्छा, आवृत्ति का मतलब आप समझते हैं? समझिएगा ध्यान से। आवृत्ति किसको कहते हैं? जैसे आप झूला झूलते हैं, झूला पे आप बैठ के और एक लड़का को पीछे खड़ा रखते हैं, हे हमारा तो झूलाइयो, तो बोलता है कि हम 1 मिनट आपको झुलाएंगे, ठीक है। आप दोनों अपना अपना ये टाइमिंग सेट कर सकते हैं, हम तुमको 1 मिनट हिलाएंगे और तुम हमको फिर 1 मिनट झुला देना, ठीक है। ये दोनों को आप सेट कर लिए। लेकिन मजा किसको आने वाला है? जो 1 मिनट में ज़्यादा बार जाएगा और आएगा झूले पे, समझ रहे हैं? जो कम बार जाएगा उसको कम मजा आएगा, जो ज़्यादा बार जाएगा वो पूरा जा रहा है, आ रहा है, उसको ज़्यादा मस्ती आएगा भाई, समझ रहे हैं? तो आवृत्ति इसी को कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब यूनिट टाइम पीरियड में कितना बार जाने आने की क्रिया हो रही है, उसी को आवृत्ति कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप झूले पे बैठ गए, आपको पीछे लड़का इसे हिला रहा है, आप बार बार वापस आ रहे हैं, फिर इसे ठेल रहा है। तो यदि ज़्यादा बार आपको इसे भेजे और आप आएँ तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी की ही बात हो रही है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसे क्रिस्प फ्रीक्वेंसी तक हम सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेके, अच्छा फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज जो है, इतने तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। इससे कम भी रहेगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, और इससे ज़्यादा भी रहेगा तो हम नहीं सुन पाएंगे, इसी के बीच का हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये साउंड जो हमने बता दिया अभी कि लॉन्गिट्यूडिनल है, मतलब अनुदैर्घ्य है, ठीक है। और इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। देखिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन जब ध्वनि तरंगे हैं, इनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। इसी कारण से आप सुनते होंगे कि चंद्रमा पे यदि कोई 2 आदमी बात करे तो आपस में बात करने पे कितना देर बाद सुनाई देगा? सुनाई ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं है, लेकिन वहाँ लाइट जरूर है, समझ रहे? अंधेरा नहीं है, वहाँ लाइट है। तो आप ये मान के चलिए कि लाइट जरूर चल सकता है कहीं भी, निर्वात में भी, ठीक है। हवा, पानी, जल सब में चलेगा। लेकिन साउंड जो है इसको चलने के लिए या तो ठोस चाहिए, या द्रव चाहिए, या गैस चाहिए। अब बात आती है किस में सबसे तेज चलेगा? तो ठोस में ध्वनि जो होगा वो सबसे तेज चलेगा, मतलब स्टील में सबसे तेज चलता है, द्रव में उससे धीरे, और गैस में सबसे धीरे चलता है, ठीक है। और निर्वात में तो मतलब चलबे नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखेंगे। अब बात आते हैं कि साउंड वेव्स 2 तरह की आपको यहाँ पे दिखाया हमने। एक होता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक उसको कहते हैं जो लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक ध्वनि को भी सुन सकने के लिए कुछ प्राणी हैं
जैसे राइनोसोरस मतलब गेंडा आप जानते होंगे, वेल मछली, साथ साथ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में आपने कहानियां सुन रखी होंगी कि एलिफेंट का जो मतलब हाथियों का जो झुंड में राजा होता है वो अपने सूंड को ऊपर करता है और वहीं से पता लगा लेता है कि पानी कहाँ पे है। तो एक्चुअली होता क्या है कि पानी जब बह रहा होता है तो उसमें इतना कम ध्वनि होता है तो उसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं, लेकिन हाथी अपना सूंड उठा करके सेंस कर लेता है कहाँ पे इतना कम ध्वनि से चीज़ें चल रही हैं, तो वो समझ जाता है कि यहीं पे पानी होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इंफ्रासोनिक को राइनोसोरस, वेल और एलिफेंट सुन सकते हैं। बात आती है अल्ट्रासोनिक की। अल्ट्रासोनिक वैसे तरंगों को कहते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक वाले हों, तो उनको भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो उनको कौन सुन सकता है? और डॉल्फिन सुन सकती है, बैट्स, बैट्स मतलब चमगादड़, और रैट्स चूहे सुन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं 5 साल तक के और कुछ एनिमल जैसे कुत्ता जो होता है ये 25 किलो हर्ट्ज तक का ध्वनि जो है इसको भी सुन लेता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अदिश एक मात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो देखिए आपको दो चीजें बताएंगे हम, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर को कहते हैं अदिश और वेक्टर को कहते हैं सदिश। अब यहाँ पे हिंदी वाले थोड़ा सा इंग्लिश वाले थोड़ा सा हिंदी की ओर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदिश और सदिश से काफी चीजें निकलने वाली है। अदिश, इसको यदि संधि विच्छेद करें तो अ जोड़ दिश, ऐसा ना हो सकेगा जी। यानी कि वैसी राशि जिसमें कोई दिशा ना हो उसको कहते हैं अदिश, और सदिश मतलब जो दिशा के साथ हो। समझ रहे हैं? यानी वैसी मात्रा जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो मतलब परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो उसको कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। और वैसी मतलब यूनिट जिसमें क्या हो, वेक्टर राशि दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वैसे राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो उम्मीद है कि दोनों चीजें क्लियर होंगी। अब हम आते हैं इधर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे किसका? स्केलर का। मास यानी द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, इधर एनर्जी, पावर, ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। अच्छा, बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश में आपका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। इसमें कौन कौन आती हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, वेलोसिटी मतलब गति। अच्छा, गति और ये चाल, इन दोनों में अंतर होता है। जब हम किसी डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, किसी खास डायरेक्शन में, और उसमें कोई स्पीड है तो उसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। लेकिन ऐसे बिना मतलब के चले जा रहे हैं, जाना है ओकरा घर, ऐसे ई गली से वो गली से चल रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम क्या? चाल। लेकिन उसके घर जाना है, हमको फोकस है उसी घर जाना है, तो हम शॉर्टकट रास्ता जब खोज के वहां पहुंचते हैं तो उसमें जो हम गति तय करते हैं उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है? जो धातु का तार है उसमें विद्युत का जो प्रवाह है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो किसके कारण होता है? तो हमेशा से आप लोग जानते आए हैं कि जो करंट का फ्लो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है धातुओं में। लेकिन जैसे ही हम उप धातु में जाते हैं ना, मतलब सेमीकंडक्टर्स में, तो उसमें होल्स की वजह से होता है। कभी सेमीकंडक्टर का जिक्र आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे याद रखिए कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन की वजह से जाता है, क्योंकि जितने भी धातु हैं उन सभी धातुओं में उनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो उनका लास्ट ऑर्बिट होता है उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो धातु कहलाता है। और उस केस में क्या होता है कि वही इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री मूवमेंट करते रहते हैं और उन्हीं की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने किया था और एटॉमिक थ्योरी जो है यानी कि परमाणु थ्योरी जो है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हम लोग आगे। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से, कितने से? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई लोगों को फंसा के रखती हैं। अभी आपको सब कुछ क्लियर करेंगे हम। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या असर आता है? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आयतन की। आयतन मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मानते हैं इस तरह का एक ग्राफ है, ठीक है? तो इसको जब 0 डिग्री से हम 100 डिग्री तक गर्म करेंगे, क्या कर रहे हैं? 0 से 100 तक गर्म कर रहे हैं, तो इसका आयतन पर क्या असर आएगा? पहले ये डिक्रीज करेगा,
पहले क्या होगा, डिक्रीज करेगा और फिर यहाँ से ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस तरह का होगा। तो देखिए यहाँ रहा इसका वॉल्यूम और यहाँ रहा इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 7, 8 ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, और वॉल्यूम भी इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर ऐसे करके क्यूब में आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सबसे कम आयतन जो होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान रखिएगा, सबसे कम आयतन कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे आयतन इसका बढ़ते जाएगा। क्लियर। तो देखिए जब 4 डिग्री से कम था, मतलब कम था, 1 डिग्री था, तो उस समय भी क्या हुआ, थोड़ा सा आयतन इसका ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे हम 0 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर को हम मतलब नीचे ला रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। और सबसे कम हो गया 4 डिग्री पे, और 4 डिग्री से जैसे ही तापमान आगे बढ़ा तो इसका जो आयतन था वो बढ़ना शुरू हो गया, और इस तरह का ये ग्राफ बना देता है। अब बात आती है कि ये तो मैंने बात कर ली आयतन की, जैसे हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व की जब बात करेंगे, घनत्व इसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें ग्राफ आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ये चलेगा मान लीजिए यहाँ से, और 4 डिग्री पे सबसे हाई होगा, और उसके बाद धीरे 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 कम होते जाएगा। समझ रहे हैं, सबसे हाई आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, ये है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, जैसे ही हम 0 से 100 की ओर ले जाएंगे तो 4 डिग्री पर जाके इसका डेंसिटी जो होगा वो सबसे हाई हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसका डेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो दोनों चीज़ आप समझ लिए। जब हम वॉल्यूम की बात करें, मतलब आयतन जो होगा वो 4 डिग्री पे सबसे कम होगा, और जो घनत्व होगा वो 4 डिग्री पे सबसे अधिक होगा। तो उम्मीद है कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है। डायोड क्या करता है, किसी मतलब क्लोज सर्किट के अंदर यदि डायोड लगा दिया तो क्या करता है, ये करता है 1 डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है। क्या करता है, 1 डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है। यही आपके इन्वर्टर में लगा होता है। क्लियर। तो जब लाइन आता है तो इधर का कनेक्शन वो काट देता है, वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे लाइन कटता है तो उधर के कनेक्शन वो काट देता है और आपके घरों में सप्लाई देना शुरू कर देता है। तो ये 1 डायरेक्शन में फ्लो कराने का काम कौन करता है, डायोड करता है। बढ़ते हैं आगे। एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु, सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। देखिए उत्तल दर्पण में 2 केस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उन दोनों केसों को ध्यान से देखेंगे। पहला केस हमारा है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। पोल किसको कहते हैं, जो प्रधान अक्ष दर्पण के ठीक बीच से ध्रुव से होकर जाता है, ये प्रधान अक्ष हो गया, और इस पे हम वस्तु को रख देंगे यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब अनंत से लेके, और पोल यहाँ पे है, इसके बीच में कहीं रख दिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इस वस्तु को रख दिए, ये भी जो है वस्तु है। अब इसका इमेज जो बनेगा दोस्तों कैसे बने, देखिए यहाँ से एक रे चली आपतित किरण, ये दर्पण में टकरा के इसको पार तो नहीं करे क्योंकि इधर कलई किया हुआ है, तो ये इधर वापस लौट गई। लेकिन लग रहा है ऐसा कि इधर से ये डॉट लाइन बनाते हुए आई है, एफ से होके जा रही है, और एक किरण यहाँ से चली और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जब आती है तो ये वापस उसी रास्ते में लौट जाती है। लेकिन ये लग रहा है कि यहाँ से होकर के ये सी से आ रही है, और दोनों कट के यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज बना दी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसा बनता है भाई, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, उसी को हम लोग इरेक्ट इमेज कहते हैं। ये सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है, कभी भी रियल इमेज आपको देखने को उत्तल दर्पण में नहीं मिलेगा। और छोटा बना कब, जब इन्फिनिटी से पोल के बीच में रखें। अगला केस है जब वस्तु को हम इन्फिनिटी में रखें, मतलब एकदम दूर रखें अनंत में, फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे। यह तो मिरर के पीछे ही बन रहा था, लेकिन इसमें मिरर के पीछे ही बनेगा, लेकिन काफ़ी छोटा बन जाएगा फोकस पे। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे काफ़ी छोटा। वर्चुअल रहेगा मतलब काल्पनिक रहेगा, पॉइंट साइज का एकदम ही छोटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा इरेक्ट। तो हमेशा 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बात करेंगे वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, यानी कि सिर ऊपर और पैर नीचे होगा। और साथ साथ कैसा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पोजीशन पर रखा हुआ है, लेकिन हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा। काल्पनिक
और सीधा होगा। ये दोनों बातें एकदम याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन बी, वर्चुअल होगा मतलब काल्पनिक, सीधा होगा मतलब स्ट्रेट, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये कैरेक्टर होता है उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी जाती है उसके लिए। हमेशा याद रखेंगे, वर्चुअल होगा, स्ट्रेट होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड जो है उनको क्या कहते हैं? जब भी जीवाश्म, अच्छा जीवाश्म ईंधन आप समझते हैं? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो भी फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि आप जला रहे हैं, तो उनको जलने के बाद जो मुक्त कार्बन होता है, नाइट्रोजन है और सल्फर जो है, इनके ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के साथ जाके मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो इनके ऑक्साइड्स को कहते क्या हैं? इनके ऑक्साइड्स को हम लोग सीधा सीधा एसिडिक ऑक्साइड कह लेते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। और यही एसिडिक ऑक्साइड जो है, ये जब पहली बरसात होती है, वो वाली नहीं, गाना वाला नहीं कि भीग जाने दे पहली बरसात में, खजुली हो जाएगा, भीगना नहीं चाहिए, पूरा दिन नोचे लगेगा, समझ रहे हैं? तो वो नहीं करना है। जब पहली बरसात होती है उस केस में क्या होता है कि पूरे मतलब आपके जिस सराउंडिंग में वर्षा हो रही है वहाँ पे क्या होगा कि एसिडिक रेन होगी, मतलब उस रेन के अंदर एसिड आ जाएगा, जिस वजह से आप मतलब खेती भी परेशानी में पड़ जाएगी और साथ साथ आपका जनजीवन भी परेशान हो सकता है। ठीक है, तो उसमें ऑक्साइड किसे किसे आते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड खास करके आते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। रेंसिडिटी क्या होती है? चलिए ये रेसिडिटी नहीं, इसको रेंसिडिटी होना चाहिए था। रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी समझने से पहले हम एक चीज और समझेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, क्या समझेंगे? ऑक्सीकरण। तो इसको सीधा भाषा में यदि समझें, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की भाषा में नहीं जाए, सीधा भाषा में समझें, तो किसी चीज का सड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे खाना आप लिए, चावल ले लिए, चावल को ऐसे रख दीजिए, तो हो सकता है कि एक दिन बाद खराब हो, 2 दिन बाद खराब हो, उसमें पानी मिला दिए तो 2-3 दिन चल जाएगा। लेकिन उसी चावल में यदि आप दाल भात चोखा पूरा ऐसे सान के तब रख दीजिए, वो एक के दिन बाद सड़ के महकने लगेगा। समझ रहे हैं? तो उसी को ऑक्सीडेशन कहेंगे। वो हुआ क्या? ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद वहाँ से क्या किया, वो ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दिया और अपने आप को क्षय करना स्टार्ट कर दिया। और उस केस में उसमें से बहुत गंदा गंध निकलेगा, साथ साथ उसका टेस्ट जो होगा वो एकदम खराब हो जाएगा। कभी कभी आप बासी जो खाना होता है उसको खाते हो तो टेस्ट खट्टा लगने लगता है। क्यों? उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। समझ रहे हैं? या फिर कभी कभी आप दुकानों पर ठेला पे जो चाट खाते हैं या फिर वो सुबह सुबह कचौड़ी खा लेते हैं, उसको यहाँ देखते होंगे कि जो तेल बार बार डालते जाता है, कढ़ाई में छानते जाता है, तेल डालते जाता है, और धीरे धीरे तेल जो होता है वही गर्म हो रहा है, पक रहा है, और फिर रात शाम को बच गया तो शाम को बच गया तो वो फेंक देगा नहीं, उसको दोबारा रखेगा और सुबह फिर चला देगा। तो वो तेल जो हुआ वो जलने के कारण और रख देने के कारण बासी हो गया, उसमें भी ऑक्सीडेशन हो गया और वो आपके फैटी एसिड्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है? यह होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसमें क्या होगा कि ये फॉल स्मेल करेगा, मतलब बहुत गंदा स्मेल आएगा सड़ा हुआ, और टेस्ट भी बहुत इसका गंदा आएगा। इससे आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो भी चीज़ें आप जैसे ठेकुआ, नमकीन ये सब बना कर रखते हैं ना घर में, मम्मी आपको देती है कि ले जाओ बउआ, घर गया पढ़ रहे हो तो रख देना घर में। तो रख देना मतलब उसको कैसे रखेंगे? उसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखना चाहिए, जिसमें बाहर से कोई हवा प्रवेश न करे, तब वो खराब नहीं होगा। यदि बाहर से हवा उसमें प्रवेश कर रहा है या कुछ भी प्रवेश कर रहा है तो उसको खराब होना निश्चित है। तो उसको एयर टाइट डब्बे में रखना चाहिए। देखे होंगे आप लोग चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। क्यों? ये एक मकड़िया गैस है और इसमें भर दिया जाता है ताकि उस पर किसी और चीज़ का मतलब उसके साथ और कोई अभिक्रिया ना कर ले जिससे वो ख़राब ना हो। अभी खाना जो आपका है रेफ्रिजरेशन में रखा था, मतलब फ्रिज के अंदर रखते हैं ताकि उसमें बाहरी गैस का संपर्क ना हो, खाना आपका ठीक ठाक बचा रहे। ठोस के कणों के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? ठोस के जो कण होते हैं इनमें क्या सही है ये आपको बताना है। 3 में हमने बहुत सारा चीज़ कैरेक्टर लिख रखा है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आंसर समझ लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इसमें ये नेग्लिजिबल होता है। डिफ्यूजन का मतलब ये आपस में आके मिल जाना जो है, मतलब ठोस जो है दो ठोस ऐसे रखे और दोनों का आपस में मिल जाना, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है? तो ठोस जो होते हैं इनका डिफिनिट शेप होता है, निश्चित आकार होता है, आपने पढ़ रखा होगा। इनका वॉल्यूम जो होता है ये फिक्स होता है, मतलब आयतन इनका निश्चित होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ये जो होते हैं इनका एक शेप हो गया है तो बाउंड्री भी निश्चित है, कितना ही दूर में रखा जाएगा। एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो होता है वो काफ़ी मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं।
तो ये चल ही नहीं पाते हैं, तो इनमें एनर्जी की क्या जरूरत, एनर्जी होता ही नहीं है कि चल पाए। यदि इनमें एनर्जी होता तो ये काफ़ी चल पाते हैं। तो आपके मन में एक चीज़ और लग रहा होगा, तो इसका मतलब कि सबसे अधिक पार्टिकल्स का जो एनर्जी होगा वो गैस में होता होगा। हाँ, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी मूव करते हैं, तो उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है मुकाबले किसके, ठोस के। ठोस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी काफ़ी कम होती है, इनका डेंसिटी काफ़ी हाईएस्ट होता है और गैसों का डेंसिटी बहुत कम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इसमें आपस में मिल जाने वाला वो नेग्लेजिबल होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इसी कारण से आपस में पकड़ कर रखते हैं, एकदम जकड़ कर रखते हैं, छोड़ते नहीं। इस कारण इनका शेप जो होता है वो काफ़ी निश्चित हो जाता है। और जल के जो कण होते हैं उनमें थोड़ा सा बल कम होता है और गैस में तो बिल्कुल ही कम होता है। उसको सिलेंडर में रख दिए तो ऐसे हो जाएगा, उसको और किसी बोतल में रखिए तो पतला जगह में आ जाएगा। मतलब हर बर्तन के हिसाब से वो अपना शेप चेंज कर लेता है, लेकिन ये बर्तन के हिसाब से शेप चेंज नहीं करते हैं। अच्छा, इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है, इनमें काफ़ी मिनिमम होता है और गैसों में काफ़ी मैक्सिमम होता है। तो उम्मीद है कि आपको बाकी मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है, सबसे अधिक परमाणु है। देखिए इसको हम काउंट करेंगे। हाइड्रोजन में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन एक है। इधर नाइट्रोजन में भी कुछ नहीं है, तो ये भी एक है। ऑक्सीजन में 3 गो है, तो 3 1 4 1 5 हो गया। इसमें आते हैं ये 2 गो, कार्बन एगो, ये कुल मिला के 3 हो गया। ये Ca कैल्शियम एगो, O एगो नहीं, ये 2 गो, क्योंकि 2 से गुना है, और हाइड्रोजन भी 2 गो, तो 2 दूना 4 1, ये भी हो गया 5। लेकिन इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर एगो, ऑक्सीजन 4 गो, तो 4 1 5 2 7 हो गया। ठीक है, तो निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, ये हो जाएगा H2SO4 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वसा या तेल का जब हम सल्फिनिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले समझिए कि जब हम साबुन लेते हैं तो हमारे पास 2 तरह के साबुन देखने को जनरली मिलते हैं हमारे घरों में, एक तो कपड़ा धोने वाला और दूसरा साबुन नहाने वाला। तो दोनों में अंतर जब आप मतलब देखिएगा तो नहाने वाला जो साबुन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसका मुंह गाल कहीं लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कपड़ा धोने वाला साबुन है उसको आप एक बार मुंह पर रगड़ कर देखिए, पूरा चमड़ा छील देगा। क्यों? क्योंकि उसमें फैटी एसिड के साथ साथ NaOH मिला होता है। ठीक है, वो काफ़ी हार्ड सोप हो जाता है। और यदि उसके साथ हम फैटी एसिड के साथ KOH मिलाएं तो ये सॉफ्ट साबुन बनता है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम पोटेशियम के साथ मिलाते हैं तो सॉफ्ट साबुन बनता है, जो हम अपना नहाने के लिए यूज़ करते हैं, और कपड़ा धोने के लिए सोडियम के साथ वाला यूज़ करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कठोर साबुन के लिए खाली स्थान विलयन का उपयोग करके किया जाता है, तो ये NaOH का प्रयोग करते हैं। और जब सॉफ्ट साबुन कहता है तो उसके लिए हम लोग KOH का उपयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। LPG का मुख्य घटक क्या है? देखिए दोस्तों, LPG जो है यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका जो होता है मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। अच्छा, तो ब्यूटेन होता है तो प्रोपेन इसमें कितना होता है ये भी आपके मन में आता हो, हमने दोनों डेटा लगा दिया है। प्रोपेन जो होता है इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, C3H8, कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के 8 अणु होते हैं इसमें, और ये 48% होता है इसमें। ठीक है, अब ब्यूटेन जो होता है C4H10, ये इसमें 50% होता है, और बाकी 2% जो बचा है उसमें अन्य गैसें होती हैं। तो ये होता है हमारा LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि ये 50% है। यदि 48 से ये 50 हो जाता है जिसको मुख्य घटक कह लेते हैं, लेकिन जिसका ज़्यादा स्टैक है वही मुख्य घटक, तो ब्यूटेन इसमें मुख्य घटक, और साथ साथ प्रोपेन भी होता है। प्रोपेन को नेग्लेक्ट करके चल नहीं सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाचन कैसे कैसे होता है, उस बीच हमने ये भी बताया था कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है। देखिए पित्त का स्राव जो है दोस्तों, पित्त का स्राव होने का मतलब ये बनता कहाँ है, सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो पित्त बनता है लीवर में। कहाँ पे बनता है पित्त? लीवर में। ये त्रिभुजाकार आकृति जो आपको दिख रही है यही आपका लीवर, इसमें पित्त बनता है। लेकिन अपने पास बना के ये रखता नहीं है। रखने के लिए देखिए ये जो है यहाँ पे आकृति, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, इसके पास दे देता है कि तुम संभाल के इसको रखो और समय पड़ने पे इधर छोड़ते रहना। समझ गए? तो पित्त का स्राव कहाँ से होगा? लीवर से, लेकिन उसको स्टोर कहाँ किया गया? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपके लिए, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है?
राइस और वीट में, ग्राम और अदर पल्सेस, जूट और राइस, मेज और शुगर केन। इनमें से किस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? यह काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ये किस तरह के पौधे में होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल करके इस तरह का लोगो वाला चैनल है, जिसमें 1500 से अधिक लोग आपको अभी सब्सक्राइबर मिलेंगे। उसमें आप जुड़ जाइए, आपको PDF समय समय पे मिलता रहेगा। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।